दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेठाराम कड़ेला नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सबने कहा था कि सर हमें प्राचीन भारत के जो राजवंश है उनके संबंध में आप पढ़ाइए। आज मैं भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। याद रखें दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है वो स्कूली शिक्षा के लिए तो है ही, साथ ही जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या पटवार की तैयारी कर रहे हैं या अन्य विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज़्यादा बातें न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश या मौर्य काल, ठीक है। मौर्य राजवंश दोस्तों, जो मौर्यों का जो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं, यहां पर भारत का जो ये भाग है ये मौर्य साम्राज्य था। क्या था? मौर्य साम्राज्य। वर्तमान का जो यूपी बिहार का क्षेत्र है मूल रूप से यहां ये मौर्यों की राजधानी थी। बिहार की जो राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी जो पटना उस समय है पटना, वो कहलाती थी पाटलिपुत्र। क्या कहलाती थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और यही पाटलिपुत्र क्या थी? मौर्यों की राजधानी थी। मौर्यों का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 322 से 185 ईसा बीसी। एडी नहीं है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ईसा से 322 वर्ष पहले भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है, मौर्यों का समय क्या था? 322 से 185 ईसा पूर्व, यानी लगभग मौर्यों ने 137 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, कितने वर्ष शासन किया? 137 वर्ष शासन किया। और मौर्यों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। और मौर्यों की जो मुद्रा है वो थी पाणी। मौर्यों की मुद्रा क्या कहलाती थी? पाणी। ये तो इसकी बेसिक जानकारी, ठीक है। अब हुआ क्या था कि 322 ईसा पूर्व में यहां पर इस क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से, ठीक है। ये क्षेत्र कहलाता था मगध। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। इस मगध में नंद वंश का शासन था। किसका शासन? नंद वंश। मगध में नंद वंश का शासन था। उस समय 322 में मगध का राजा था, वो था, उसका नाम था धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। ठीक है, ध्यान रखना, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। और 322 ईसा पूर्व से पहले यहां पर किसका शासन था? नंद वंश का। नंद वंश का राजा कौन था उस समय? धनानंद। एक और चीज ध्यान रखना है, इस नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद। महापद्म नंद, ठीक है। महापद्म नंद, ये इतिहासकारों के अनुसार कई इतिहासकार इन्हें शूद्र मानते हैं, ठीक है, नंदों। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी और नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, ठीक है। ये जो शासक था ये हमेशा सभा और शराब में खोया रहता था।
कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि ये हमेशा अपने दरबार के अंदर पार्टियां आयोजित कराता था, नर्तकियां बुलाता था और उनका नाच गाना करता था और देखता था और हमेशा शराब में मस्त रहता था ये नंदराज। उसी समय यहाँ ये जो आपका क्षेत्र है ये पाकिस्तान के अंदर उस समय एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय बहुत ही प्रख्यात विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय के अंदर ये विश्वविद्यालय था। ठीक है, इस विश्वविद्यालय के अंदर एक आचार्य काम करते थे, अध्यापन का कार्य कराते थे आचार्य, जिनका नाम था चाणक्य। कुछ लोग इन्हें कौटिल्य कहते हैं या विष्णुगुप्त। ध्यान से देखना बच्चों, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य शिक्षक थे जिनका नाम था चाणक्य, जो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते। एक ही नाम है ये, चाणक्य को, कौटिल्य को, विष्णुगुप्त। ये उस समय तक्षशिला के अंदर अध्यापन का कार्य करवा रहे थे। ठीक है, अध्यापन का कार्य करवा रहे थे, ऐसा कहा जाता है। उसी समय जो यूनान का शासक था सिकंदर। कौन था? सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर। जो अलेक्जेंडर तृतीय है वो भारत पर चढ़ाई करने के लिए उधर से निकल पड़ा। जब ये बात तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को पता लगी तो वो बहुत द्रवित हो गए, अंदर से बहुत व्याकुल। उन्हें पता था कि भारत है, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है और ये सिकंदर अगर भारत पर आक्रमण किया तो भारत का तहस नहस कर देगा। क्यों? क्योंकि उस समय भारत राजनीतिक रूप से एक नहीं था, इसीलिए चाणक्य को ये बात मन में खाए जाने लगी। चाणक्य ने विश्वविद्यालय के अंदर एक बैठक बुलाई और उस बैठक में अपने सभी आचार्यों से बात की कि देखिए, गुरु का काम होता है मार्गदर्शन करना, चाहे वो शिक्षार्थी हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, सबको मार्गदर्शन करने का काम है हमारा दायित्व बनता है कि जो सिकंदर है, अलेक्जेंडर तृतीय है, वो भारत पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। अगर समय रहते उसको रोका नहीं गया तो वो भारत को नाश कर देगा। कई शिक्षकों ने आचार्य की, चाणक्य की खिल्ली उड़ाई। कईयों ने कहा ये हमारा काम नहीं, कईयों ने कुछ कहा, कईयों ने कुछ कहा, लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी। चाणक्य इस बात से नाखुश नहीं हुए कि उनके साथियों ने उनका साथ नहीं दिया। फिर भी चाणक्य ने ध्यान लगाया। चाणक्य ने अपने शिक्षकों से बात कही थी कि क्यों ना हम सारे भारत के जितने भी राजा हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके ये बात बताएं कि आप सारे इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर के सिकंदर का सामना कीजिए। उस तक्षशिला के जो प्राचार्य थे उन्होंने कहा कि महोदय, ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे से जलते हैं, वो एक दूसरे का राज्य हथियाना चाहते हैं, वो एक दूसरे से अपने को बड़ा साबित करना चाहते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, आप निरर्थक बातें मत कीजिए। चाणक्य ने कहा नहीं। चाणक्य कई दिनों तक इस बात को मन में रखा। फिर चाणक्य को ध्यान आया कि भारत में उस समय सबसे शक्तिशाली शासक था, वो था धनानंद। कौन था? धनानंद। बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल राजा था। कहते हैं इसके पास 6 लाख से ज्यादा सेना थी, धनानंद के पास। तो धनानंद तक्षशिला से, चाणक्य यहां से निकला और मगध चला गया। ठीक है, मगध गया। उस समय मगध के जो शासक थे धनानंद अपनी एक पार्टी में व्यस्त थे, नाच गाना हो रहा था, शबाब शराब हो रहा था। चाणक्य द्वार पर जाकर खड़े हुए और द्वारपाल से कहा, जाकर महाराज धनानंद को कहिए कि तक्षशिला का आचार्य चाणक्य आपसे भेंट करना चाहता है। द्वारपाल अंदर गया और महाराज से जाकर कहा, महाराज एक ब्राह्मण आया है और आपसे बात करना चाहता है। धनानंद ने ध्यान ही नहीं दिया। जब दोबारा कहा तो उन्होंने कहा उसे भेज दीजिए, कोई काम नहीं, बाद में आना। जब
द्वारपाल ने वापस आके कहा तो चाणक्य इस बात से बहुत द्रवित हुए कि ऐसा कैसा राजा जो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है और जो एक शिक्षक का सम्मान करना नहीं जानता, एक गुरु का सम्मान करना नहीं जानता। तब चाणक्य है वहां द्वार से सीधे ही राज्यसभा की ओर प्रस्थान कर गया। राज्यसभा में जाकर के चाणक्य ने धनानंद को संबोधित करते हुए अपना परिचय दिया कि मैं तक्षशिला का एक माना हुआ शिक्षक हूं और आपसे बात करने के लिए यहां आया। धनानंद ने बात को अनसुना करते हुए कहा, क्या बकना चाहता है, जल्दी से बक। चाणक्य अंदर से बहुत कुंठित हुआ, लेकिन फिर भी चाणक्य ने कहा कि महाराज आप भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली शासक हैं और यूनान का शासक अलेक्जेंडर तृतीय भारत पर आक्रमण करने जा रहा है। अगर समय रहते आपने उसको नहीं रोका तो वो संपूर्ण भारत का नाश कर देगा। जब ये बात चाणक्य के मुंह से धनानंद ने सुनी तो धनानंद है बहुत ही क्रोधित हुआ और कहा, तू एक ब्राह्मण है, तेरा काम है बच्चों को पढ़ाने का, तेरा काम है राजकार्य में बाधा नहीं डालना, तुझे क्या करना है, कौन आक्रमण कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, कैसे कर रहा है, तू अपना काम कर। चाणक्य ने कहा, नहीं, एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो राष्ट्र को सही दिशा में ले जाए। राष्ट्र का निर्माण करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धनानंद ने शराब में था ही, अपना मानसिक संतुलन तो पहले ही खो चुका था। धनानंद खड़ा हुआ और चाणक्य को धक्का दे दिया। कहते हैं जैसे ही चाणक्य को धक्का दिया, चाणक्य जमीन पर गिर पड़े और उसकी चोटी, जो ब्राह्मण होता है ना, ये ब्राह्मण के जो पिछला हिस्सा होता है सर का, ये यहाँ पर जो बाल होते हैं लंबे बाल, वो कभी कटाते नहीं थे पहले के ब्राह्मण। ये जो होती थी वो चोटी है, वो कहलाती थी शिखा। याद रखना बच्चों, इसको शिखा कहते थे। 9th 10th के बच्चे बिल्कुल याद रखना, शिखा। इस शिखा जैसे ही चाणक्य नीचे गिरे, चाणक्य की शिखा खुल गई। चाणक्य की शिखा खुली और कहते हैं ब्राह्मण की कभी भी शिखा नहीं खुलती। ब्राह्मण कभी भी शिखा को खोलता नहीं था, हमेशा बांध के रखता था। और जब भी ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण की शिखा खुलने का मतलब होता है नाश, विनाश। जैसे ये शिखा खुली, चाणक्य आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया और खड़ा हुआ और कुछ बड़बड़ाते हुए राज्यसभा से निकल पड़ा। कहते हैं जब चाणक्य बाहर निकल रहा था तो चाणक्य ने उस दिन कसम खाई कि जब तक मैं इस नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूं तब तक मैं अपनी इस शिखा को नहीं बांधूंगा। आपने देखा होगा चाणक्य के जितने भी चित्र आते हैं उनमें चाणक्य की कोई भी चित्र में चाणक्य की जो शिखा है वो बंधी हुई नहीं। इसका रीजन ये बताते हैं, ठीक है। चाणक्य यहां से निकल पड़ा, क्रोधित हो गया, आग बबूला होकर के धनानंद का दरबार छोड़ करके बाहर निकलते हुए कहा कि हे धनानंद, मैं जब तक तेरे वंश का नाश नहीं कर दूं तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। कहते हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके चाणक्य वहां से बाहर निकल गए, ठीक है। जैसे ही चाणक्य वहां से बाहर निकले और बाहर निकलकर जाने लगे तो देखा कि मगध की गलियारों के अंदर, मगध की गलियों के अंदर कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों के साथ एक शिकारी है, एक शिकारी और कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे थे। उसका नाम था, याद रखना बच्चों, उस राजकीलन। एक खेल खेल रहे थे राजकीलन, ठीक है। याद रखना उस खेल का क्या नाम था, राजकीलन। बच्चे खेल खेल रहे थे, एक राजा बना हुआ और बाकी वो बने हुए, ठीक है। तभी वहां एक लड़का आता है और कहते हैं उस शिकारी के पास एक, जो शिकारी था ना, शिकारी के पास 5 कुत्ते थे, शिकारी कुत्ते थे। और शिकारी उन जो बच्चे थे, 7-8 बच्चे थे, उनको कई दिन से ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे 7-8 दिन से भूखे थे। वो लड़का, जो लड़का आया था, वो लग रहा था उनका मित्र था। वही लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था उस लड़के का, चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त ने आकर के उस शिकारी को कहा, हे महानुभाव, आप इन बच्चों को आजाद क्यों नहीं कर देते? उस शिकारी ने कहा, आजाद तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। शिकारी ने कहा, मेरी एक शर्त है, अगर उस शर्त को तो पूरा कर देता है तो इन लड़कों को मैं आजाद कर दूंगा। कहते हैं चंद्रगुप्त ने, उस लड़के ने कहा, बोलिए महानुभाव, आपकी शर्त क्या? तो शिकारी ने कहा कि देख रहे हो जो आकाश में परिंदा उड़ रहा है, मैं उस परिंदे का शिकार करूंगा। अगर तुम मेरे कुत्तों से पहले उस परिंदे को पकड़ लोगे तो इन लड़कों को मैं आजाद कर दूंगा और खाना दे दूंगा भरपूर। ऐसा किसने कहा? शिकारी ने कहा। चंद्रगुप्त को कहा कि मैं जो आसमान में जो पंछी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, उस पक्षी का मैं शिकार करूंगा। वो पक्षी जमीन पर गिरने से पहले, अगर जमीन पर गिरने से पहले मेरे कुत्तों से पहले यदि तूने उठा लिया तो मैं इन लड़कों को भरपेट खाना भी दूंगा और आजाद भी करूंगा। चंद्रगुप्त ने कहा, मंजूर है। शिकारी ने अपना तीर चलाया और उस पंछी का शिकार कर दिया। चंद्रगुप्त बहुत दम लगा करके दौड़ा और उसके शिकारी कुत्तों से पहले ही उस पक्षी को पकड़ लिया, शिकार को पकड़ लिया, ला करके उसको दिया। तो उल्टा वो शिकारी है चंद्रगुप्त को डांटने लगा और कहने लगा, तूने मेरे कुत्तों को कुछ खिला दिया? नहीं तो कैसे हो सकता, तू तो छोटा बच्चा है, तू तो छोटा बच्चा है और मेरे कुत्ते तो शिकारी कुत्ते हैं। इन कुत्तों से पहले तूने है कैसे प्राप्त कर लिया मेरा शिकार? ये सारी चीजें हैं दूर खड़े हुए चाणक्य टकटकी लगा करके देख रहे थे। चाणक्य उस लड़के के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि वो शिकारी के पास आए और उस शिकारी से पूछा, क्या तुम इन बच्चे को बेचना चाहते हो? शिकारी ने कहा, ऐसे उद्दंड बालक को मैं क्या करता हूं, मुझे तो बेचना ही है, अगर मुझे पैसा दोगे तो मैं बेच दूंगा। तो कहते हैं चाणक्य ने कहा, इस बालक के कितना लोगे, इसका कितना क्या लोगे? तो कहते हैं उस शिकारी ने कहा कि इस लड़के का मैं 1000, याद रखना बच्चों, 1000 कांसार्पण। कांसार्पण का मतलब कांसे की मुद्रा। 1000 कांसे की मुद्रा में इस लड़के को मैं बेचूंगा, शिकारी ने कहा। कौन सा लड़का? जिसने शिकार पकड़ा था, जिसने बच्चों को बचाने के लिए शिकार पकड़ा था, शिकारी के कहने पर। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है। और 1000 रुपए देकर के, 1000 रुपए देकर के है चाणक्य ने उस लड़के को खरीद लिया, ठीक है ना, ध्यान से देखना। एक 1000 मुद्रा देकर के, 1000 कांसे की मुद्रा देकर के चाणक्य ने उस लड़के को खरीद लिया, ठीक है। अब उस लड़के को चाणक्य है लेकर के तक्षशिला चले गए। कहां चले गए? तक्षशिला। तक्षशिला चले गए और तक्षशिला में उन्होंने उस लड़के को है हर विद्या के अंदर प्रवीण किया, हर विद्या के अंदर प्रवीण किया, दक्ष बनाया। इतना दक्ष बना दिया कि वो 8-8, 10-10 आदमियों पर भारी पड़ता था हर विद्या के अंदर। उसे ज्योतिष की शिक्षा दी, उसे युद्ध की शिक्षा दी, उसे राजनीति की शिक्षा दी, उसे भूगोल की शिक्षा दी, हर विद्या के अंदर उसे प्रवीण कर एकदम सक्षम बनाया। और चाणक्य चाहता था कि जो उसकी कसम है, जो उसकी प्रतिज्ञा है, वो चंद्रगुप्त पूरी करे, ठीक है। अब है चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने है आसपास के कई क्षेत्रों के लड़कों को, जो कहते हैं चोर, डाकू, कैदी, सताए हुए, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया चाणक्य ने और इन लोगों की सेना बनाई
और उस सेना को प्रशिक्षित करने का काम दिया गया चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ने इन लोगों को ट्रेंड किया। चाणक्य जानता था कि इन लोगों के मन में है, इनका दिल जला हुआ है, इनके हृदय पर ठेस पहुंची है। अगर इन लोगों को इनके जो रोष है, इनकी जो ईर्ष्या है, इनका सदुपयोग किया जाए और उनको इकट्ठा करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? धनानंद पर। कहते हैं धनानंद के पास एक विशाल सेना थी, बहुत विशाल सेना थी, और इस विशाल सेना ने थोड़ी ही देर में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। कहते हैं जैसे ही वो पराजित हुए, चाणक्य पराजित हो गए। किससे? पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार जब धनानंद पर आक्रमण किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य पराजित हो गए थे। पराजित हुए तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मगध से वापस जा रहे थे। तो कहते हैं एक यहाँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा आता है, आपको बताते चलो। जब वापस जा रहे थे तो उनके पीछे सेना थी, चाणक्य और चंद्रगुप्त के पीछे सेना थी। तो उन्होंने एक कुटिया के अंदर, गांव की एक कुटिया के अंदर सहारा लिया, वो कुटिया में गई। कहते हैं उस समय एक वृद्ध महिला अपने छोटे बच्चे को खिचड़ी खिला रही। ठीक है, उस वृद्ध महिला ने खिचड़ी, थाली में खिचड़ी परोसी, ऊपर घी डाला और बच्चे को दे दिया। जैसे ही बच्चे ने उस थाली को अपनी ओर लिया, थाली को लेकर के उसने, बच्चे ने अंदर हाथ डाला तो बच्चे का हाथ जल गया, तो बच्चा रोने लगा। तो उसकी वृद्ध मां ने उस बच्चे को डांटते हुए कहा कि तू चाणक्य के जैसे बीच में से खाना चाहता है, तो चाणक्य की तरह क्यों गलती कर रहा है? चाणक्य पास में खड़े थे कि ये वृद्ध महिला को क्या हो रहा है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिस कारण ये वृद्ध महिला मुझे टोक रही। तो चाणक्य उस वृद्ध महिला के पास गए और पूछा, अम्मा, चाणक्य ने ऐसे कौन सी गलती की? तो उस वृद्ध महिला ने कहा कि ब्राह्मण देवता, चाणक्य पागल है, चाणक्य ये नहीं जानता कि वो चाणक्य क्या कर रहा है कि डायरेक्ट है वो मगध पर आक्रमण बोल रहा है, सीधे मगध पर आक्रमण बोल रहा है, जिससे वो मगध को कभी नहीं जीत सकता। अगर चाणक्य अपने लक्ष्य में सफलता पाना चाहता है तो मगध के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को जीते और जीत कर उनको साथ में लेकर के फिर मगध पर आक्रमण करे तो चाणक्य सफलता प्राप्त कर सकता है। चाणक्य उस वृद्ध महिला की बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और वापस तक्षशिला की तरफ गया। फिर चाणक्य ने पंजाब और आसपास के कई क्षेत्रों को जीता। जीत करके उस समय हिमालय के राजा थे प्रवर्तक। उनसे चाणक्य ने पत्र व्यवहार किया और उनसे कहा कि प्रवर्तक महोदय, हम हैं धनानंद पर आक्रमण करने जा रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो कहते हैं प्रवर्तक ने अपनी एक विशाल सेना चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी और एक विशाल सेना और जो विजित क्षेत्र थे उनकी सेनाओं को साथ लेकर के जब धनानंद ने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने विजित क्षेत्र थे वो वहां की सेना, हिमालय के राजा प्रवर्तक की सेना को लेकर के मगध के सम्राट धनानंद पर आक्रमण कर दिया। इस बार का आक्रमण एक विशाल आक्रमण था, एक तेज आक्रमण था, एक सक्षम आक्रमण था। और इस आक्रमण में कहते हैं अलग अलग मतांतर है। कुछ इतिहासकार कहते हैं उस आक्रमण में
धनानंद है मारा गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं वो भाग गया। सार रूप में हम ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में मगध के अंतिम नंद राजा धनानंद को पराजित कर दिया। कब किया? 322 ईसा पूर्व में। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? हिमालय के राजा प्रवर्तक की सहायता से। ठीक है, यहां पर है धनानंद को हरा करके मगध पर किसका आधिपत्य हो गया? अब चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रकार भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा करके अपने राज्य मौर्य वंश की स्थापना की? तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से उसने पराजित किया था। ठीक है, अब कहते हैं एक और चीज ध्यान रखना, जो धनानंद था उसके सेनापति का कई बार नाम पूछ लेते हैं। धनानंद के सेनापति का नाम था भद्रशाह। क्या नाम था? भद्रशाह। धनानंद के सेनापति का नाम था भद्रशाह, जो उस युद्ध में हारा था उसके साथ ही था। ठीक है, अब भारतवर्ष में किसके राज्य की स्थापना हो गई? मौर्य राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हरा करके? धनानंद को हरा करके। धनानंद के सेनापति का नाम भद्रशाह। चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता से? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य की सहायता से। अर्थशास्त्र के जो लेखक है ना, वही। ठीक है, अब कुछ चीजें यहां चंद्रगुप्त के संबंध में बताते चले। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में बताते चले। चंद्रगुप्त को कई उपनामों से जाना गया। उपनाम चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम में प्रथम साम्राज्य संस्थापक, भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम साम्राज्य संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। एक और उपाधि दी जाती है, भारतीय स्वतंत्रता का नायक। चंद्रगुप्त को भारतीय स्वतंत्रता का नायक भी कहा जाता है। तीसरा, भारत का मुक्तिदाता। भारत का मुक्तिदाता। ठीक है, भारत का प्रथम एकीकरण करता। ये इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को संज्ञा दी। कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए दोस्तों कि भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय स्वतंत्रता का नायक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का एकीकरण करता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो उसकी उपाधियां हो गई। ये उपाधि के द्वारा अब है, इसके अलावा उसके और नामों से जाना जाता है। सेंट्रोकोटस, एंड्रोकोटस,
सैंड्रोकोप्टस। विदेशी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त को इन नामों से संबोधित किया, सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोप्टस, सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोप्टस, इन नामों से। याद रखना दोस्तों, एक विदेशी इतिहासकार वो हैं जस्टिन एट्रेबो। इन दोनों इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया। एपिन और प्लूटार्क, एपिन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा, जबकि फिलार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोप्टस के नाम से संबोधित किया। ठीक है, अब ये जो यूनानी इतिहास है, यूनानी इतिहासकार है ये, इन यूनानी इतिहासकारों ने, विदेशी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को इन नामों से संबोधित किया। ध्यान रखना, भारतवर्ष के अंदर 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी, याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उसकी स्थापना करने वाले थे विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। इसका क्या संबंध है इससे? इसका ये संबंध है कि सबसे पहले ये सैंड्रोकोटस है कौन, इसकी पहचान करता कौन थे? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने पहली बार बताया कि ये सैंड्रोकोटस और सैंड्रोकोप्टस ये और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है, जिसे विदेशी इतिहासकारों ने इन विभिन्न नामों से संबोधित किया। ध्यान रखना, ये विभिन्न नाम विदेशी इतिहास के अंदर जो ये नाम दिए गए हैं, ये नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसने बताया? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कौन थे? विलियम जोन्स भारत में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे। क्लियर है सबके? याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सबके? अब आगे चलते हैं। अब है ये तो इसका नामकरण होगा। अब चंद्रगुप्त के पिता के संबंध में, मां के संबंध में ये चीजें बाद में देखेंगे हम। मां कौन थी, बाप कौन था? कई इतिहासकार कहते हैं कि उसकी मां का नाम मुर्रा था, मुर्रा के नाम पर ही मौर्य पड़ा। कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद पर आक्रमण किया था, उस समय उसकी सहायता की थी प्रवर्तक, उससे संबंधित थे। आगे बताऊंगा पूरा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंदर एक युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, मौर्य की लाइफ में एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ था सीरिया, बैक्ट्रिया सीरिया का एक हिस्सा है। बैक्ट्रिया का गवर्नर, सीरिया का शासक था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और झेलम के किनारे तक पहुंचा था, और जब अलेक्जेंडर सिकंदर की सेना के अंदर भ्रांतियां फैल गई थी, अफवाहें फैलने लगी थी, उसकी सेना बीमार होने लगी थी, लंबे टाइम तक यहाँ रहने के कारण सिकंदर की सेना आहत होने लगी थी, इसलिए सिकंदर की सेना वापस जाना चाहती थी। सिकंदर ने अपनी सेना को कई बार मनोबल दिया, लेकिन वो उसमें सक्षम नहीं हो सका, तो सिकंदर अपनी सेना को वापस मोड़कर जाना चाहता था।
जब रवाना होने लगे तो इसी से, ये सिकंदर का सेनापति था, इसी सेल्यूकस निकेटर ने मना किया था कि नहीं, हम घर से भारत फतेह करने के लिए निकले थे तो हम भारत को फतेह करके ही जाएंगे। तो सिकंदर ने इसको उल्टा सीधा समझा करके वापस ले लिया था। तो जाते वक्त कहते हैं सेल्यूकस निकेटर ने कसम खाई थी कि मैं एक दिन अपने शहंशाह का सपना जरूर पूरा करूंगा, जरूर पूरा करूंगा, ये कसम खाई थी सेल्यूकस निकेटर ने। उस समय तो वापस चला गया, लेकिन फिर वापस आया सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में फिर भारत पर वापस आया। और उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, वो था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, विशाल सेना का मालिक था। जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं के बीच चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, इस युद्ध में सेल्यूकस हार गया। क्या हुआ? सेल्यूकस क्या हो गया? हार गया। सेल्यूकस को बुरी तरह हरा दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं हराया नहीं था, उससे पहले ही संधि हुई, लेकिन ज्यादातर भारतीय इतिहास में यही दर्शाया गया है कि जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर है सेल्यूकस हार गया। युद्ध हारा तो सेल्यूकस ने 303 ईसा पूर्व में एक संधि हुई थी इन दोनों के मध्य। किसके? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 में तो आक्रमण किया। उस आक्रमण में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया, ठीक है। लेकिन 303 ईसा पूर्व, उल्टा चल रहा है, ध्यान रखना, ये बीसी है, ईसा पूर्व है। 303 में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य संधि हुई। उस संधि के तहत यहां ध्यान रखना, संधि के तहत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, बलूचिस्तान को मकरान को एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मकरान क्या लिख दिया सर ने, बलूचिस्तान है, मकरान एक ही चीज है, ठीक है ना। तो काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये क्षेत्र सेल्यूकस जब भारत पर आक्रमण करने आ रहा था तो आते वक्त इन क्षेत्रों को जीता था सेल्यूकस ने। जब चंद्रगुप्त से सेल्यूकस हार गया तो सेल्यूकस ने इन 4 राज्यों को, ये 4 जो राज्य है वो किसे दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य। इन काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, इन क्षेत्रों को किसे दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने दिया? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कांधार, हेरात और मकरान को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। एक तो ये काम किया, ठीक है। दूसरा काम ये किया कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसे इतिहास में हेलेना या कर्नालिया, हेलेना या कर्नालिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किस महिला के साथ हुआ? तो सीरिया की राजकुमारी थी जिसका नाम था हेलेना या कर्नालिया के साथ किसका विवाह हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। यहां एक बड़ी किंवदंती है, कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जब अपने गुरु चाणक्य के पास में अध्यापन का कार्य कर रहा था, पढ़ने का काम कर रहा था, उस समय एक बार ये पोरस के दरबार में भी गया था और एक बार सिकंदर के दरबार में गया। सिकंदर के जब दरबार में गया था तो ये बोलने में बड़ा ही वाकपटु था, तो वहां उसने सीधे सिकंदर से प्रश्न किया था। उससे सिकंदर क्रोधित हो गया था और ये वहां से भागकर वापस आया तो इसके गुरु ने तभी दबाई थी कि वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, एक राजा के अंदर ये गुण होना चाहिए। तो वहां पर कहते हैं कि वहां उसकी मुलाकात हेलेना से हुई थी। किसकी? चंद्रगुप्त की मुलाकात। जब ये सिकंदर के दरबार में गया था तो हेलेना से इसकी मुलाकात हुई थी। कहते हैं हेलेना और चंद्रगुप्त एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे, ठीक है। लेकिन
हम युद्ध के परिदृश्य में ही देख रहे हैं, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध में हार गया तो अपनी पुत्री हेलेना या कर्नालिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ठीक है, फिर ये तो एक और दिया था मेगास्थनीज। दार्शनिक, ये सीरिया का दार्शनिक था, यूनान का दार्शनिक था मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में छोड़ दिया कि चंद्रगुप्त महोदय आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, ये 4 राज्य काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ले लीजिए, मेरी पुत्री हेलेना से विवाह कर लीजिए, और मेरा सबसे विश्वस्त और सबसे होशियार है दार्शनिक है मेगास्थनीज, ये आप ले लीजिए और मेरे से संधि कर लीजिए। इस मेगास्थनीज के बारे में आप जानते हैं ना, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंडिका। क्या नाम था? एंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? एंडिका, जिसके अंतर्गत ये यथार्थ रूप में तो मिली नहीं थी, लेकिन उसके संस्करण हैं, किसी ने छाप के दिए थे। तो मेगास्थनीज एंडिका के लेखक सेल्यूकस निकेटर के दार्शनिक थे, जिसे सेल्यूकस युद्ध में हारने पर चंद्रगुप्त के दरबार में सौंप दिया था। ठीक है, अब ससुर जी ने चंद्रगुप्त जी को इतना दहेज दे दिया, तो अब ज्वाइं राजा का भी काम बनता है ना कि अपने फादर इन लॉ को कुछ तो गिफ्ट दे। ये इतने सारे गिफ्ट दिए थे सेल्यूकस ने, तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरान दिया, खुद की छोरी दी, साथ में मेगास्थनीज दिया, तो चंद्रगुप्त का भी दायित्व बनता है। तो कहते हैं इतिहासकार कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी है सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट में दिए थे। ठीक है, कितने हाथी? 500 हाथी है वो गिफ्ट में दिए, और दोनों के अंदर तय हुआ। हाँ, एक और चीज, जब हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हो रहा था तो उस समय चाणक्य बीच में आ गए। चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य, माँ बाप, गुरु, भाई बहन, सब कुछ चाणक्य ही थे चंद्रगुप्त के लिए, क्योंकि उन्होंने ही चंद्रगुप्त को इस काबिल बनाया था। जो आज चंद्रगुप्त जिस परिस्थिति में था, जिस कंडीशन में था, उस कंडीशन के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेवार था, एक ही व्यक्ति दावेदार था, वो था चाणक्य। हेलेना से विवाह से पूर्व चाणक्य से अनुमति मांगी कि गुरुदेव मैं हेलेना से विवाह करना चाहता हूं, तो कहते हैं कि उन्होंने मना कर दिया। चाणक्य ने मना कर दिया कि आप हेलेना से विवाह नहीं करेंगे। तो सेल्यूकस घबरा गया। सेल्यूकस ने माना कि यार ये कैसे हो गया, अगर ये हेलेना से विवाह कर लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो कहते हैं उस समय कंडीशन रखी थी चाणक्य ने। पहली कंडीशन थी कि जो हेलेना है वो राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा, जो हेलेना से संतान प्राप्त होगी वो राजा नहीं बनेगी। हेलेना से जो संतान होगी वो राजा नहीं बनेगी। हाँ, ये जरूर कर सकती है हेलेना, घर के काम में है, कह सकती है कि आज वो फला चीज नहीं है, आज ये नहीं है, ऐसे कपड़े लाइए, ऐसा कीजिए, वहां घूमने जाएंगे। ये नहीं कहेगी कि किस राजा पर हमला करना, किस राजा से संधि करनी है तो क्यों करनी है। इस प्रकार है अपने गुरु के कहने पर। देखो कितने एडवांस थे हमारे जो कहते हैं ना चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसीलिए तो चाणक्य की पुस्तक आज भी है, वर्तमान समय में भी बहुत प्रासंगिक है। जब भी राजनीति और प्रशासन से संबंधित कोई समस्या आती है तो आज भी चाणक्य नीति को देखा जाता है। इतने तीक्ष्ण बुद्धि के दाता थे चाणक्य। चाणक्य को पता था कि अगर जो हेलेना से संतान होगी वो भारत से प्रेम कभी नहीं करेगी, वो भारत की पक्षधर कभी नहीं। इसीलिए चाणक्य ने पहले ही शर्त रख दी थी कि तुम्हारी छोरी का जो भी बेटा होगा वो कभी राजा नहीं बनेगा, तुम्हारी छोरी है राजकार्यों में भाग नहीं लेगी,
और सबसे बड़ी बात खेलना है, जब भी राज दरबार होगा तो राजा के साथ में बैठने का अधिकार तुम्हारी बेटी का नहीं होगा। यहां तक सेल्यूकस ने कहा आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, प्लीज आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। विवाह हो गया। अब देखिए, अब यहां इस संधि के कुछ परिणाम निकले। क्या परिणाम निकले वो देखते हैं। 303 में जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य संधि हुई थी, उस संधि के कुछ परिणाम निकले। वो परिणाम इस प्रकार के हैं कि ये पहली अंतरराष्ट्रीय संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो संधि हुई थी वो भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना, भारत की पहली संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य हुई थी। कब हुई? 303 ईस्वी, ईसा पूर्व सॉरी। दूसरा, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। इससे पहले विदेशियों से कोई विवाह नहीं हुआ था। चंद्रगुप्त वो पहला आदमी था जो विदेशी छोरी लेके आया था, विदेशी लड़के के साथ शादी की थी। तो पहली अंतरराष्ट्रीय संधि भी 303 में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के मध्य हुई, और पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और सीरिया की राजकुमारी हेलेना के मध्य हुई। ठीक है। और एक संधि की एक और बात सामने आती है, पहला अंतरराष्ट्रीय राजदूत या दार्शनिक, पहला अंतरराष्ट्रीय राजदूत, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला अंतरराष्ट्रीय राजदूत मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका लिखी थी, जो सेल्यूकस निकेटर का दार्शनिक था, जो सीरिया का राजदूत था। ठीक है। भले ही आगे पढ़ेंगे, बिंदुसार के समय इसी के वंशजों ने, एक राजा हुआ था एंटियोकस, उससे बिंदुसार ने एक राजदूत मांगा, तो उसने कह दिया कि हमारे जो दार्शनिक है वो पैसों में नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। तो तीन चीजें संधि से निकल के सामने आई। पहली अंतरराष्ट्रीय संधि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईसा पूर्व। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह सीरिया की राजकुमारी कर्नालिया या हेलेना से भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। पहला अंतरराष्ट्रीय राजदूत सीरिया का राजदूत मेगास्थनीज इंडिका का लेखक। ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब जब ये सब संधि हो गई, संधि की एक और कंडीशन थी दोस्तों, याद रखना, जो हिंदुकुश पर्वतमाला है, वो बॉर्डर होगा सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का बॉर्डर लाइन क्या होगी, तो वो होगा हिंदुकुश पर्वतमाला। हिंदुकुश से उसकी तरफ सेल्यूकस और इधर की तरफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। दूसरी, आप लोगों ने देखा होगा पश्चिम में गुजरात का एक राज्य था सौराष्ट्र। गुजरात का राज्य था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में उस समय एक सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था उसका नाम था पुष्यगुप्त। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका जो पश्चिमी सीमा है वो गुजरात पर भी इसका अधिकार था।
गुजरात का एक राज्य है, उसका नाम है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में कहां तक, तो गुजरात तक इसका आधिपत्य था। दक्षिण में भी, दूसरी बात, दक्षिणी भारत पर अधिकार करने वाला पहला शासक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वो पहला शासक है जिसने साउथ पर भी अधिकार किया था, याद रखना। अब हुआ क्या, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इनके दरबार में एक जैन मुनि थे, जैन साधु थे, जिनका नाम था भद्रबाहु। जैन साधु नाम था भद्रबाहु, याद रखना भद्रबाहु। जैन साधु संत भद्रबाहु थे, उनसे दीक्षा ली थी किसने, चंद्रगुप्त ने। जैन धर्म की दीक्षा ली थी, जैन धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से, ठीक है। जब इनसे दीक्षा ली तो भद्रबाहु ने कहा कि हे शिष्य, अभी 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, लगातार 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। अपने गुरु की ये बात, जैन धर्म की दीक्षा ले ली, अब जैनी हो गया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो भद्रबाहु जी से दीक्षा ली, दीक्षा लेने पर एक दिन चर्चा कर रहे थे धर्म को लेकर के, तो उस समय है भद्रबाहु ने कहा कि हे चंद्र, अब तेरे राज्य में 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा। इस बात से बहुत व्याकुल हो गए थे, उन्होंने राज गद्दी छोड़ने का निर्णय कर लिया। किसने, चंद्रगुप्त ने। और उन्होंने कहते हैं अपने पुत्र, चंद्रगुप्त का पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार, चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। गुरु के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को अपना राज्य सौंपा और वो है निकल पड़े अपने गुरु के साथ, है वो वहां से चले गए। और वो कहां गए, वो गए कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर चंद्रगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ियों के पास चले गए। और यहां पर एक जगह है, उसका नाम है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगह का नाम है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला के अंदर अपने गुरु, जैन गुरु भद्रबाहु के साथ चले गए। क्यों, क्योंकि वो धर्म को लेकर के बहुत गहराई में चले गए थे और इसलिए वो अपने जीवन को सुधारना चाहते थे, मोक्ष चाहते थे, इसीलिए वो श्रवणबेलगोला चले गए, ठीक है। श्रवणबेलगोला के अंदर उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली थी। गुरु से गुरु के सुझाव के आधार पर उन्होंने श्रवणबेलगोला के अंदर जैन धर्म के अंदर प्रथा होती है संथारा प्रथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। संथारा प्रथा का मतलब होता है अन्न जल को त्यागना, अन्न जल को त्यागना और भूखे प्यासे मरने, भूख और प्यास को अपने से अलग करना। देखो ये बहुत ही बढ़िया है, मेरे कुछ शब्द ऐसे निकल जाए तो समझ चाहता हूं, कोई बुरा न माने। देखिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर वैदिक जो हमारा साहित्य है, हमारा हिंदू साहित्य ये कहता है कि संसार के अंदर जितनी भी वस्तु है, समय रहते उन वस्तुओं का परित्याग भी करना चाहिए। व्यक्ति को अपने, जब व्यक्ति है 40 पार हो जाता है तो परिवार के सुख, अपने ग्रस्त जीवन होता है, पत्नी के साथ ग्रस्त जीवन होता है, उससे मोह भंग कर लेना चाहिए। फिर है जब 50 पार हो जाता है तो आदमी को है एक टाइम का खाना खाना चाहिए। फिर है संसार के अंदर जिससे भी हमारी नियति भटकती है उन चीजों से विरक्ति लेनी चाहिए, तभी हमें लंबे समय तक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जैन धर्म के अंदर भी प्रथा है संथारा प्रथा, संथारा पद्धति या सलेखना, याद रखना ये दोस्तों, दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, संथारा प्रणाली या सलेखना प्रणाली। इसमें होता क्या है
कि जैसे मैंने मान लो संलेखना धारण किया है तो मैं क्या करूं, अंजल का त्याग करके किसी कक्ष में बंद हो जाऊंगा। जब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे तब तक मुझे कोई है अंजल नहीं देगा और मेरे भूख और प्यास से तड़पते हुए है वो प्राण निकलेंगे। इसी को संलेखना या संधारा पद्धति के बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी जब कहते थे कि ये शरीर नश्वर है, इस शरीर नश्वर है, इस शरीर को जितना कष्ट दे सको आपको मोक्ष उतना ही सफल मिलेगा। तो श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के अंदर श्रवणबेलगोला के पास में चंद्रगिरी पहाड़ियां हैं, वहां पर अपने गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के उन्होंने संधारा या संलेखना विधि से मोक्ष को प्राप्त किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। एक यहाँ और बात है चंद्रगुप्त जी की। चंद्रगुप्त कहते हैं पहले मुकुटधारी दिगंबर। ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के वो पहले मुकुटधारी दिगंबर है और अंतिम पहले नहीं, सॉरी अंतिम। जैन धर्म की दो शाखा है, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेत वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर, और दिगंबर यानी जो आकाश नग्न रहते हैं वो दिगंबर। तो जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के वो मुकुटधारी दिगंबर बने थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर संधारा संलेखना विधि से मोक्ष को प्राप्त किया था। ठीक है। यहाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और रह गया है चंद्रगुप्त जी के बारे में। अब ये तो हो गया। अब इसकी जाति के संबंध कई कमेंट आ रहे थे कि सर इनकी जाति क्या है, जाति क्या है, अब बताते हैं। दोस्तों मौर्य थे कौन? किस जाति से बिलोंग करते थे? क्या वो शूद्र थे? क्या वो क्षत्रिय थे? क्या वो ब्राह्मण थे? क्या वो वैश्य थे या कोई और? तो ध्यान रखना, मौर्यों की जाति को लेकर के इतिहासकारों के अंदर बहुत सारा मतभेद है, बहुत सारा मतभेद है। कोई कहता है शूद्र है, कोई कहता वैश्य है, कोई कहता ब्राह्मण है, कोई कहता क्षत्रिय है। ठीक है। तो अलग अलग लोगों के मत है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो जैसे जो ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये पुस्तक है जिसके लेखक है विशाख दत्त। ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु पुराण में लिखा है कि नंदों के बाद में भारतवर्ष के मगध पर अधिकार है वो शूद्रों का होगा। मुद्रा राक्षस के अंदर भी यह कहा गया है कि जो मौर्य है वो शूद्र। ठीक है। अगर स्पष्ट कहें तो मुद्रा राक्षस में ये लिखा है कि जो मौर्य है वो कौन है? वृषल कुलीन। वृषल का मतलब होता है निम्न श्रेणी के, निम्न श्रेणी के है वृषल कुलीन। ठीक है। एक देसी इतिहासकार हुए हैं, पहले अपने देसी पढ़ लेते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ, बौद्ध और जैन ग्रंथ कहते हैं कि मौर्य है वो क्षत्रिय थे। मौर्य कौन थे? क्षत्रिय थे। मौर्य क्षत्रिय थे, मौर्य क्षत्रिय थे। और इसका भी जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध है कपिल वस्तु
कुंडलग्राम कपिलवस्तु के शाक्य कुलीन क्षत्रिय, शाक्य कुलीन क्षत्रिय इसी परिवार से संबंधित थे। ठीक है। बौद्ध और जैन ग्रंथ क्या कहते हैं कि जो मौर्य है वो शाक्य कुलीन क्षत्रिय थे। ये महात्मा बुद्ध के जो वंशज है उन्हीं वंशजों में से थे। ठीक है। इसके अलावा विदेशी इतिहासकार है स्पूनर है, उन्होंने मौर्यों को पारसी कहा। स्पूनर कहते हैं कि मौर्य न तो शूद्र है, न ही क्षत्रिय है, न ही वैश्य है। वो कौन है? पारसी। गुजरात के जूनागढ़ का रुद्रदामन शिलालेख के अनुसार मौर्य है वो वैश्य। ठीक है। गुजरात के अंदर एक जगह है जूनागढ़ का जो रुद्रदामन अभिलेख है उसके अनुसार मौर्य कौन है? वैश्य। कौन है? वैश्य। ठीक है। एक और शब्द है शिलालेख, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। शिलालेख का मतलब होता है जो पत्थर होता है ना, शिला पर लिखा गया लेख उत्कीर्ण करके लिखा जाता है। जैसे ये पत्थर है, ये दिख रहा है ना पत्थर, ये ठीक है ना। इस पत्थर पर अगर लिख लें तो ये कहलाएगा शिलालेख, पत्थर पर लिखा। और इसकी प्रथा है मौर्य सम्राट अशोक ने शुरू की थी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में बहुत विस्तार से। ठीक है। अब ये इनके जाति से संबंधित बातें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कोई कहता शूद्र है, कोई कहता वैश्य है, कोई कहता क्षत्रिय। ठीक है। तो वापस बता देता हूं, ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण और में मौर्यों को शूद्र कहा गया। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार मौर्य है वृषण कुलीन थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्य है महात्मा बुद्ध के शाक्य कुलीन क्षत्रिय वंश से संबंधित है। विदेशी इतिहासकार स्पूनर के अनुसार मौर्य पारसी थे। गुजरात के जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख के अनुसार मौर्य है वो वैश्य थे। ठीक है। अब कुछ बातें हैं ये आप और समझते चले। एक विदेशी इतिहासकार हुआ है जिसका नाम है जस्टिन। इसकी लाइन है, इसका कथन, ये कथन कई बार पूछे जाते हैं। काफी नाम है जस्टिन का, लेकिन अपने लिए तो कोई काम के नहीं है। जस्टिन कहते हैं चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह था। ये पूछा जाता है कि जस्टिन के अनुसार किसकी सेना डाकुओं का गिरोह था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना है डाकुओं का। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा और इसे खुद भी एक डाकू बनाया जिसने भारतवर्ष को के ऊपर अधिकार किया। एक और वो है प्लूटार्क। चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर भारतवर्ष को रौंद डाला। ठीक है। उस समय एक और पूछा जाता है, मैंने पहले ही बताया था कि
चंद्रगुप्त मौर्य के समय पंजाब का शासक था वो था पौरस, और सिंध का जो शासक था फिलिप द्वितीय। अब एक और चीज है, ये हमारा भारतवर्ष का ऊपर जेके का भाग, ये आपका हिमालय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ का जो राजा था वो था प्रवर्तक। ठीक है, प्रवर्तक से पहले का जो राजा था उस समय यहाँ पर हिमालय के अंदर एक जाति निवास करती थी जो मोरों का पालन करती थी, मोरों का पालन। ठीक है, और ये जाति यहां से उठ करके भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों में चली गई। इन्हीं में से एक महिला थी जिसका नाम था मुर्रा। ठीक है, उसी मुर्रा की संतान था चंद्रगुप्त। कुछ कहते हैं मयूरों के मोरों के, इसीलिए जो मौर्यों का राज चिन्ह है ना, याद रखना, मौर्यों का जो राज चिन्ह है उसके अंदर है मयूर का चिन्ह, राज चिन्ह के अंदर मयूर है, मोर है। ठीक है ना, तो ये ऐसे बताते हैं कि हिमालय के जो तलहटी क्षेत्र है उसमें एक जाति निवास करती जो मोरों का पालन करती थी, उसी में से चंद्रगुप्त एक था। इसीलिए इस मोरों के पालन करने के कारण उन्होंने अपने राज चिन्ह के अंदर भी मयूर का चिन्ह दिया और खुद को भी मौर्य कहलाया। कुछ कहते हैं उसकी माँ का नाम मुर्रा था, मुर्रा को संस्कृत मुर्रा मोर का पालन करने वाली, या मुर्रा से ही मौर्य बना। ठीक है, ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए काफी कारगर साबित हुआ होगा। अगर आपको मौर्य वंश का प्रत्येक टॉपिक एकदम क्लियर कट सरल भाषा में और कहानी की तरह अगर समझना है तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मैं दूसरा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं, ताकि जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो आपके लिए सफल हो सके। दोस्तों, जो रीट सेकेंड लेवल एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये जो आपको शिक्षण करवाया है, ये जो वीडियो बनाया है, पूरा बिल्कुल राजस्थान की जो एसआईईआरटी और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। इसमें एक शब्द भी मेरी ओर से या कोई अन्य गाइडें आती है उनसे नहीं लिया गया। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और जितना हो सके उतना सीखें। कक्षा 9, 10, 11, 12 के अंदर मौर्य वंश है, आप उसको बार बार देखें। मैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि मेरा और जो नीचे लाल कलर में घंटी दी है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं दूसरा कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशा करूंगा कि आज का वीडियो आपके लिए काफी कारगर साबित हुआ होगा। आप अपने लक्ष्य में सफल हो, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।